चलिए देखते हैं अध्याय 2 रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं का जो यूनिट सेकंड परमाणु की संरचना। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये टॉपिक रिवीजन बेस है और हम रिवीजन कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक मैंने 2-3 स्लाइड में आपको बताया भी है, जैसे कि कुछ अभिमत हम लोग पढ़े थे, डाल्टन का परमाणुवाद हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन की खोज के संबंध में कल रे ट्यूब देखा था। तो ये रिवीजन बेस्ड नोट्स पर मैं जो बता रहा हूँ ये वो चीज़ें हैं जिसको आपने 9th में पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो नए चीज़ें हैं जो आपने अब तक पढ़ा नहीं है, उसको हम लोग मुख्य तौर पे अच्छे से डीप में बोर्ड में उसकी स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप नोट्स के जरिए रिवीजन मैं आपको बता देता हूँ, ताकि थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमारा थोड़ा आसानी से और जल्दी से हो जाए, ताकि समय भी काफ़ी लग रहा है चैप्टर को कंप्लीट होने में, उसकी थोड़ी सी बचत हो जाए। प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार परमाणु किसी भी द्रव्य या मूल संरचनात्मक भाग होते हैं तथा परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। परमाणु शब्द भाषा से उत्पन्न हुआ है ना, ग्रीक एटम शब्द से, जिसमें एटोमियो का अर्थ है ना काटे जाने वाला या अविभाज्य। ठीक है, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं, बार बार इसका हम लोग अध्ययन किए हैं, तो इस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा, थोड़ा और आगे चलते हैं। अपरमाणविक कण है ना, अपरमाणविक कण मतलब परमाणु की आंतरिक संरचना को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी के अंत व 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से इससे यह स्थापित हुआ कि परमाणु छोटे कणों यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। ये कण अपरमाणविक कण कहलाते हैं। यह धारणा डाल्टन की धारणा से बिल्कुल अलग थी। डाल्टन क्या मानते थे कि परमाणु अविभाज्य है, और ये क्या कहता है कि परमाणु विभाजित हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था कि 1850 में फैराडे ने आंशिक रूप से निर्वातित नलिकाओं, जिन्हें कैथोड किरण नलिका भी कहते हैं, में से विद्युत विसर्जन का अध्ययन किया, और ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जे थॉमसन ने 1897 में इसी अध्ययन का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन की खोज की। कैथोड किरण की नली है ना, कैथोड रे ट्यूब, जिस पर हमने कल विस्तृत अध्ययन किया है, तो इस पर मैं आज और चर्चा इस पर हम नहीं करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इसको, अगर चाहें तो यहाँ से आप नोट्स को स्क्रीनशॉट करके आप लोग इसको ले सकते हैं। मात्रा में 10⁴ वायुमंडलीय दाब तथा उच्च उष्णता पर विद्युत विसर्जन करके देखा कि नली में रखे कैथोड से एक प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं जो कैथोड से लंबवत चलती हैं, तथा जो एक प्रकार के कणों से बनी होती है जिन पर ऋण आवेश रहता है। इन्हें कैथोड किरणें कहते हैं, तथा वे कण जिनसे कैथोड किरणें बनती हैं इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यहाँ पर आप कैथोड किरणों के गुण देख सकते हैं। कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर गति करती हैं। इन किरणों को प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्त पदार्थों के उपयोग से प्रेक्षित किया जा सकता है, क्योंकि ये दृश्य नहीं होती। ये किरणें चुंबकीय या विद्युतीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सीधी रेखा में गमन करती हैं। इसकी पुष्टि जब एक छोटी वस्तु को कैथोड एवं एनोड के मध्य रखा जाता है तो कैथोड के विपरीत दिशा पर उसकी छाया के निर्माण से होती है। आगे चलते हैं। ये अपने पथ में रखे छोटे है ना, जो चप्पूदार चक्कर को घुमा देती हैं, मतलब जो आप लोग देखें फिलफिली टाइप का जो है ना, चक्री टाइप का, उसको घुमा देती हैं। विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के उपयोग से इनके विक्षेपण से पता चलता है कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। जब ये किरणें कठोर धातुओं जैसे कि मोलिब्डेनम, टंगस्टन इत्यादि पर टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों के मूलभूत अवयव हैं। कैथोड किरणों के अभिलक्षण इलेक्ट्रोड के पदार्थ और विसर्जन नली में ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। इसलिए जब प्रयोग विभिन्न गैसों पर किए गए तो परिणाम समान थे। इसलिए यह कहना सही है कि इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों के मूलभूत अवयव होते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान के बीच संबंध, तो जे थॉमसन ने अपने विशेष उपकरण से कैथोड किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया। जब कैथोड किरणों प्रतिदीप्ति पर्दे पर माप लिया। यदि कैथोड किरणों पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र H हो, जिससे आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग में त्रिज्या r है, गतिशील हो जाते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन में m आवेश E एवं वेग
हो तो, है ना, यहाँ पे m जो है द्रव्यमान है, आवेश e है और वेग v है। तो यहाँ पे m v अपॉन ई एच, जहाँ पे निर्वात नली में यदि दो इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर v हो तो एक इलेक्ट्रॉन को कैथोड तक ले जाने में किया गया कार्य W विभवांतर और आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। W इज इक्वल टू ई इंटू वी। गतिशील इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा वास्तव में इसी कार्य के फलस्वरूप होती है, अतः E इंटू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे, m अपॉन ई अपॉन एम इज इक्वल टू, यहाँ पे E अपॉन एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2v। समीकरण 1 का वर्ग करने पर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एच स्क्वायर, जहाँ पे जो है ई अपॉन एम इज इक्वल टू 2h अपॉन आर स्क्वायर एच स्क्वायर। यदि वी आर एच के मान ज्ञात हो तो ई बटे एम की गणना की जा सकती है। थॉमसन ने ई बटे एम का मान 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम ज्ञात किया था, है ना। यहाँ पे एक बार फिर से इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, इस डायग्राम पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक छिद्रित जो है फिल्म रख दिया है। यहाँ पे चुंबक रखा हुआ है, 2 NS ध्रुव है और ZNS पर्दा है, संतुलित पथ, चुंबकीय क्षेत्र में पथ। तो सबसे पहले क्या किया कि जे थॉमसन ने विशेष उपकरण से कैथोड विचलन को पर्दे पर माप लिया गया। यदि कैथोड किरणों पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र H हो तो इसमें आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग में त्रिज्या r, है ना, यहाँ पे जो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है, गतिशील हो जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन में m द्रव्यमान, आवेश e और v वेग होते हैं। तो r इज इक्वल टू, है ना, त्रिज्या बराबर द्रव्यमान इंटू वेग बटे e इंटू एच, जहाँ पे जो h है वो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और ई उसका आवेश m द्रव्यमान और जो r है वो त्रिज्या है। तो निर्वात नली में यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर v हो तो एक इलेक्ट्रॉन को कैथोड तक ले जाने में किया गया कार्य W, तो W कार्य बराबर हो जाएगा, है ना, आपका तीव्रता गुणित विभवांतर, है ना, आवेश गुणित विभवांतर। तो गतिशील इलेक्ट्रॉनों के गतिज ऊर्जा वास्तव में इसी कार्य के फलस्वरूप होते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट E इंटू वी बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, जो कि गतिज ऊर्जा का सूत्र है। इसको सॉल्व करेंगे तो E बटे एम का वैल्यू आ जाएगा और E बटे एम में यदि हमको R, H और V का मान ज्ञात है तो E बटे एम का मान ज्ञात कर सकते हैं। वैसे थॉमसन ने इसका वैल्यू कितना निकाला था, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम ज्ञात किया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अमेरिका के भौतिक शास्त्री मिलिकन ने सन 1917 में अपने तेल बूंद विधि से ज्ञात किया था कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम होती है। अतः थॉमसन द्वारा ज्ञात E अपॉन एम, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश बटे द्रव्यमान के मान से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है और इसका वैल्यू जो है उन्होंने रखा है, जो थॉमसन ने 1.6। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इस विधि में कणित्र द्वारा छोड़े गए चमकीले बूंदों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। वे गुरुत्व के अधीन नीचे चलते हैं और मिलिकॉन ने दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र लागू करके तीव्रता तब तक बढ़ाई जब तक कि बूंद स्थिर, अतः बूंद के भार तथा उसे स्थिर करने वाले की सहायता से बूंद पर आवेश की गणना। मिलिकॉन ने देखा कि बूंद पर प्रत्येक बार आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम प्राप्त हुआ, है ना। तो उसने निष्कर्ष निकाला कि बूंद पर आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का सरल गुणक होती है, क्योंकि बूंद पर कभी भी 1.6 × 10⁻19 कूलाम से कम आवेश प्राप्त नहीं हुआ। अतः इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम आवेश 1.6 इंटू 10⁻−19, है ना। ये जो है उन्होंने ये प्राप्त किया, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एक बार और इसको अगर देखना चाहें आप तो इस विधि में क्या हुआ, एक कनित्र ले लिया, एक छन्नी, है ना, और चमकीले बूंद को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। वे गुरुत्व के अधीन नीचे चले जाते हैं और मिलिकॉन ने दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र लागू करके
क्षेत्र की तीव्रता तब तक बढ़ाई जब तक कि बूंद स्थिर नहीं हो जाता। फिर क्या हुआ कि बूंद के भार और उसे स्थिर करने वाले विद्युत क्षेत्र की सहायता से बूंद पर आवेश की गणना की, तो उन्होंने देखा कि वो जो आवेश कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। फिर आगे चलते हैं, एनोड किरणें और प्रोटॉन। तो एनोड किरणों के गुण है ना, एनोड किरण नलिका में छिद्रित कैथोड लगाकर न्यून दाब पर गैस में विद्युत विसर्जन करके देखा कि एनोड से अदृश्य किरणें निकलकर छिद्रित कैथोड की ओर आर पार जाती हैं। ये किरणें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा विपरीत दिशा में विक्षेपित होती हैं, अतः इन्हें एनोड किरणें कहा गया। आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे ये उत्पन्न होती हैं। सबसे छोटा और हल्का धनावेशित कण हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ तथा इसे प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है। इस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश होता है। आपने देखा था कि जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना ही कूलाम का आवेश होता है। इसमें धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है, जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग 1837 गुना है। इसे पी से प्रतीक है ना, प्रोटॉन को पी द्वारा दर्शाया जाता है। फिर आगे चलते हैं, न्यूट्रॉन की खोज। इस कण की खोज 1932 में चैडविक ने की थी। चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों का प्रहार किया तो प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण निर्मित हुए। इन कणों को न्यूट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के महत्वपूर्ण गुण। तो इस सारणी को आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, बहुत आपके लिए जो है सारणी यूजफुल है ना। जो है खोजकर्ता यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का चैडविक एक साथ दिया हुआ है। यहाँ पे सन भी दिया हुआ है। प्रकृति भी ऋणावेश, धनावेश, उदासीन, परमाणु की स्थिति नाभिक के बाहर, नाभिक में यहाँ पे आवेश भी दिया हुआ है ना, और द्रव्यमान भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आप लोग जो है देख सकते हैं। फिर परमाणु का थॉमसन का जो मॉडल, मैं इसके ऊपर कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर रेडियो एक्टिविटा, तो रेडियो एक्टिविटा पर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है चर्चा करेंगे।